Hello student, today I am teaching you social science for class 8. Our today's topic is craft and industries in the colonial period. This is your chapter 5th of your history. So in this chapter we will study about before the industrial revolution began in England, East India Company bought spices, textile and other goods from India and exported them to England and the European countries making enormous profit. तो इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इंडिया से स्पाइसेस, टेक्सटाइल और बहुत से अदर गुड्स को वो एक्सपोर्ट करती थी इंग्लैंड में एंड द यूरोपियन कंट्रीज़ में एंड मेकिंग लॉट्स ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम देयर. So after industrial revolution, machines made good from England started flooding the Indian market. तो इंग्लैंड में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, जो वहाँ मशीन्स बनी थी, वो इंडिया के मार्केट में पहुँची. और वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर हाउ डिड द इंडियन टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री फेस दिस ट्रेमेंडस चैलेंजेस. तो ये जो एक चैलेंज था उसको कैसे इंडियन पीपल्स ने एक्सेप्ट किया. नाउ एक्सीलेंस ऑफ इंडियन टेक्सटाइल. सो इंडिया का जो टेक्सटाइल था, स्पेशली कॉटन टेक्सटाइल, हैड बीन फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो देयर फाइन क्वालिटी एंड एक्सीलेंट डिज़ाइन मेड देम हाईली पॉपुलर ऑल ओवर द एशिया. ठीक है, तो जो यहाँ का जो फाइन क्वालिटी था, डिज़ाइन था, वो बहुत ज़्यादा फेमस था. द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज टू सोल्ड देम ऑल ओवर यूरोप वेयर दे वो मच इन डिमांड अमंग द एलाइट अपर क्लासेस. तो यूरोप में वो उधर सेल होता था जहाँ पे अपर क्लास के पीपल बहुत ज़्यादा डिमांड इन पर्टिकुलर गुड्स का रखते थे. सो यूरोपियन traders first saw the fine cotton textile from India with the Arab merchant in the place called मोसूल in Iraq. तो मोसूल इराक में यूरोपियन ने सबसे पहले इंडिया का वो ये कॉटन टेक्सचर देखा था जो कि अरब मर्चेंट ने वहाँ पे सेल किया था. सो दिस क्लॉथ बिगिन टू बी कॉल्ड मोसलिन, तो जिसको मोसलिन कहा जाता है, फ्रॉम इंडिया बिकेम वर्ल्ड फेमस आफ्टर सम टाइम. ठीक है, उसके बाद जो प्रिंटेड कॉटन क्लॉथ था इंडिया का, दैट कॉल चिंताज, उसकी भी मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड थी एंड स्पेशली बाय द ब्रिटिशर्स ऑल्सो. ओके, सो द वर्ड चिंताज इज ड्राइन फ्रॉम द हिंदी वर्ड चिंत बिकॉज मीनिंग इज क्लॉथ विद द डिज़ाइन ऑफ स्मॉल एंड कलरफुल फ्लावर्स. नाउ डोमिनेंस ऑफ द इंडियन टेक्सटाइल्स. सो इंडियन टेक्सटाइल डोमिनेट द वर्ल्ड मार्केट टिल द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी. तो 18th सेंचुरी इंडिया का जो मार्केट था, इंडिया का जो प्रोडक्ट था, वो पूरे मार्केट ऑल ओवर में स्प्रेड था, उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी. सो प्रोड्यूसर्स ऑफ वुल एंड स्किल इन इंग्लैंड स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द इम्पोर्ट ऑफ इंडिया कॉटन टेक्सटाइल. द ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्राइड टू प्रोटेक्ट देयर लोकल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बाय बैनिंग द यूज़ ऑफ चिंताज और प्रिंटेड कॉटन फ्रॉम इंडिया. तो यहाँ पे जो यूरोपियन जो इंग्लैंड के जो पीपल थे, दे एंड ब्रिटिशर्स क्या करते थे, बहुत ज़्यादा मात्रा में उसको एक्सपोर्ट करते थे हमारी कंट्री से और बहुत ज़्यादा उसका फ़ायदा वो लेते थे. बट स्टिल द इंडियन कॉटन टेक्सटाइल वर इन ग्रेट डिमांड. तो इसके बाद भी वो बहुत ज़्यादा डिमांड में रहता था. जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने उसको एक्सपोर्ट करना भी मना कर दिया. ठीक है, लेकिन फिर भी उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड वो रहती थी बिकॉज ऑफ द सुपीरियर क्वालिटी. नाउ a savor blow to Indian textile. So the invention of the steam engine by Richard Arkwright brought about a revolution in cotton textile production in England. तो इंग्लैंड में जो कॉटन टेक्सटाइल का जो प्रोडक्शन था वो ड्यू टू ऑफ मशीन्स के द्वारा वहाँ पे बनता था. ठीक है, सो कॉटन क्लॉथ्स कुड बी नाउ ओवन ऑफ द मच फास्टर पेस बिकॉज ऑफ द मशीन और इन अ ह्यूज क्वांटिटी. तो मशीन्स के द्वारा वो प्रोड्यूस हो रहा था, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में उसका क्वालिटी भी इम्प्रूव होता जा रहा था और जिसकी वजह से इसका जो प्राइस था वो भी धीरे धीरे कम होता जा रहा था. ठीक है, हाउएवर व्हेन इंडियन टेक्सटाइल वर इम्पोर्टेंट टू ब्रिटेन अ वेरी हैवी कस्टम ड्यूटी वॉज इम्पोज्ड. तो जब वो इंडियंस टेक्सटाइल का जो भी उनका मटेरियल था वो इम्पोर्ट करते थे ब्रिटेन को, तो उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा उनको हैवी टैक्सेस पे करने पड़ते थे. ठीक है, एंड द रिजल्ट वॉज कैटराफोरिक एंड ब्रिटिश मशीन्स मेड कॉटन टेक्सटाइल कैप्चर द मार्केट ऑफ द यूरोप. और धीरे धीरे ब्रिटिश की जो मशीन्स थी जो कॉटन को बनाती थी, उन्होंने यूरोप में इसका बहुत ज़्यादा एरिया कवर कर लिया. ठीक है, कौन कौन से एरियाज़ कवर किए, लाइक अमेरिका, अफ्रीका एंड अदर
एरियाज ऑफ, ठीक है। देन ruins of Indian weavers. So रूल ऑफ द इंडियन वेवर्स, तो बेसिकली जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, इट इज़ बिगिंस ऑफ मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन ऑफ चीपर गुड्स। द इंडियन वेवर्स वर द वर्स्ट अफेक्टेड लॉट इन इंडिया। तो इंडिया में बुरी तरह इनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ था। Thousands of weavers were thrown out of employment because everywhere now machines set up by the British people. So by the middle of the 19th century, machines made cotton clothes of Britain capture Indian market. तो जो ब्रिटेन में जो मशीन्स यूज़ होती थी, अब वो इंडियन मार्केट में आ गई, जिसकी वजह से बहुत से वेवर स्पिनर जो थे वो लाइफ के लिए अपना अर्निंग नहीं कर पाते थे, ठीक है। देन रेज ऑफ द न्यू कॉटन मिल, raises of the new cotton mills. So in this the machine age in India begins when cotton and jute mills and coal mines started, and it is meant by industries. So was started in 19th century, ये 19th century में स्टार्ट हुआ था, जिसमें many cotton mills were established in पारसी एंड गुजराती बिजनेसमैन। जो गुजराती और पारसी जो बिजनेसमैन थे, इन्होंने भी अपने वर्क को स्टार्ट किया। दे स्टार्टेड ऑपरेटिंग फ्रॉम द बॉम्बे एंड अदर टेक्सटाइल मिल्स भी बनाई गई। तो बॉम्बे में जो कि 1853 में बनाई गई थी, और जूट मिल बनाई गई थी 1855 में, ठीक है। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम द कॉटन टेक्सटाइल, अदर इंडियन ओन इंडस्ट्रीज लाइक आयरन, स्टील, पेपर एंड मैचेस एक्सेट्रा ऑल्सो नो सपोर्ट फॉर द प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स अपनी इंडस्ट्रीज़ को तो सपोर्ट करते थे, इंडियंस की जो वो होती थी, इंडस्ट्रीज़ होती थी, फैक्ट्रीज़ होती थी, उनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया जाता था थ्रू द ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट। नाउ डिक्लाइन ऑफ वुडेड स्टील स्ट्रैटेजिक या टेरेजिक सागा। सो ऑल ओवर साउथ इंडिया इन हाईली क्वालिटी स्टील कॉल वुड्स वॉज प्रोड्यूस। तो इंडिया का जो साउथ एरिया था, उधर स्टील का बहुत ही प्योरली वो बनता था, स्वॉर्ड मेड आउट ऑफ द वुड्स, तो इससे स्वॉर्ड बनता था। स्टील हैड अ वेरी हार्ड एंड शार्प एज, सो द टेक्निक ऑफ मेकिंग द स्टील बाय मिक्सिंग आयरन विद चारकोल वाज अ मार्वल एंड शोड द एक्सपर्टीज ऑफ द इंडियन स्टील मैन्युफैक्चरर। तो जो स्वॉर्ड बनती थी, उससे इंडियन के जो मैन्युफैक्चरर थे, उनके काम करने के तरीके बहुत बढ़िया था, जिसकी वजह से वो एक बढ़िया प्रोडक्ट वो बनाते थे। तो हाउएवर दिस एक्सीलेंट स्टील एंड द स्वॉर्ड आर मोर मेकिंग इंडस्ट्रीज एसोसिएटेड विद इट्स कोलैप्स व्हेन द इंडियन वाज कॉन्क्वर्ड बाय द ब्रिटिश। लेकिन ब्रिटिशर्स जब हमारी कंट्री में आए, तो ये भी वर्क था, दैट ऑल्सो बी ruined बाय द ब्रिटिशर्स, एंड मशीन्स मेड आयरन स्टील बिगिन टू द इम्पोर्टेड इनटू इंडिया। अब इंडिया में मंगाई गई मशीन्स मंगाई गई, जिनसे अब स्वॉर्ड बनने लगे। तो जो वो कलाकार थे, वो भी धीरे धीरे लाइफ जॉबलेस हो गए, ठीक है। Then next, re-industrialization in India. So in India, furnaces were built in villages and iron smelting were extremely common. ठीक है, तो जो पुराने जो विलेजेस थे, वहाँ पे आयरन को मेल्ट करके कोई चीज़ बनाया जाता था, बट फेस्ड बाय मशीन्स produced iron from Britain, these furnaces were no longer in use and were very often bounded. So this was an example of re-industrialization in India. तो अब वो धीरे धीरे नहीं बना, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने अपनी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे सेट कर ली, नाउ बाउंडेशंस कर दी उन लोगों के लिए। नाउ दिस वाज एन एग्जांपल ऑफ री-इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। नाउ नेक्स्ट, रेज ऑफ आयरन एंड स्टील फैक्ट्रीज इन इंडिया। सो जमशेदजी टाटा वाज द पॉइनियर ऑफ इंडिया इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। ये सबसे ऐसे यूनिक या सबसे हटके ऐसे बंदे थे जिन्होंने इंडिया के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन किया। टाटा वाज अ visionary who thought of establishing an iron and steel factory in India. Finally, Tata Iron and Steel Factory was established in 1907. तो टाटा आयरन स्टील फैक्ट्री के बारे में आप सबने सुना होगा, जो कि स्टैब्लिश हुई थी 1907 में। दस इमर्ज द इंडस्ट्रियल टाउनशिप ऑफ जमशेदपुर। तो ये जमशेदपुर में स्टार्ट हुई थी। द कंपनी बिगिन प्रोड्यूसिंग स्टील इन 1912। तो 1912 से ये आज तक स्टील बनाती आ रही हैं, तो स्टील से प्रोडक्ट बनाती आ रही हैं। सो व्हेन द फर्स्ट वॉर broke out in 1991, Britain had to turn to steel produced in Tata Iron and Steel Company or TISCO to construct the railways. तो जो फर्स्ट वॉर
के बाद 1914 के बाद जो ब्रिटेन ने टर्न आउट लिया और स्टील की हेल्प से टाटा आयरन और स्टील कंपनी ने रेलवे का ट्रैक कंस्ट्रक्ट करने लगे. सो दिस वाज बिकॉज स्टील प्रोड्यूस्ड इन ब्रिटेन वाज टेकन अप and used to meet the demands of the First World War gradually. Steel from Tisco was also used to produce war material. तो जो स्टील टिस्को द्वारा कंपनी द्वारा जो बनाया जाता था वो आर्मेंट्स या टूल्स बनाने के लिए भी काम आता था. ठीक है. एंड नो डाउट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर गेव अ ग्रेट बूस्ट इन इंडियन स्टील फैक्ट्री. तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसने इंडियन स्टील फैक्ट्री को बूम अप दिया. सो दिस मच इज़ इनफ about this chapter. Thank you and have a nice day.